हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू असिस्ट 360 पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। यह वीडियो आपके एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी सुपर टेट, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन्फोग्राफिक की सहायता से समझते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति उच्च उपज वाले बीजों से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और अकाल तथा खाद्यान्न आयात पर निर्भरता कम की। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ एक कृषि आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों, एचवाईवी, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। यह हरित क्रांति थी। शुरुआत और पृष्ठभूमि की बात करें, भारत में 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट गहरा गया। 1965-66 के सूखे और पीएल 480 के अंतर्गत अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में उच्च उपज वाले बीजों का अनुसंधान शुरू हुआ। मेक्सिको से नॉर्मन बोरलॉग ने बोने गेहूं की किस्में भारत लाई गईं। इसी पृष्ठभूमि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व स्तर पर देखते हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये मेक्सिको के वैज्ञानिक थे, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मेक्सिको के वैज्ञानिक थे। ये भी आपको याद रखना है। बात करें हरित क्रांति के प्रमुख घटक के बारे में, उच्च उपज वाले बीज, जिन्हें एचवाईवी कहा जाता है। गेहूं, लरमा रोजो, सोनोरो 64, 64 और धान की किस्में IR 8, जया, पद्मा की किस्मों का प्रयोग किया गया। उच्च उपज वाले बीजों का रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की बात करें, यूरिया, डीएपी, पोटास जैसे उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग किया गया। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नहरें, ट्यूबवेल और बोरवेल के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि की गई। आधुनिक उपकरण की बात करें, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि मशीनों का उपयोग किया गया। कृषि अनुसंधान और विकास सेवाओं की बात करें, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और विस्तार सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कम समय में अधिक उत्पादन संभव हुआ, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिला, भारतीय कृषि में आत्मनिर्भरता आई और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई। उद्देश्य की बात करें, हरित क्रांति प्रारंभ करने का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, किसानों की आय बढ़ाना, अकाल और खाद्यान्न आयात पर निर्भरता कम करना, कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। यह इनके प्रमुख उद्देश्य थे। प्रभाव और उपलब्धियों की बात करें, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि आप देख सकते हैं मिलियन टन में 1960-61 से लेकर 1970-71, 1980-81, 1991-92, वर्ष 2000 और 2001 और 2022 से 23। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ा। भुखमरी और अकाल की समस्याओं में कमी आई। कृषि क्षेत्र में तकनीकी और औद्योगिक विकास हुआ। देश में खाद्यान्न भंडारण और वितरण प्रणाली मजबूत हुई। यह प्रमुख उपलब्धियां रही हरित क्रांति का प्रभाव। सीमा या नकारात्मक प्रभाव की बात करें, क्षेत्रीय असमानता केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों तक सीमित रही। मृदा की उर्वरता में कमी आई, भूजल स्तर में गिरावट आया, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, फसलों की विविधता में भी कमी आई थी। यह इसके नकारात्मक प्रभाव थे। निष्कर्ष, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में नई दिशा दी और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की नींव रखी।
लेकिन इसके साथ सतत और संतुलित कृषि पद्धतियों को अपनाना भी आवश्यक है। यह हरित क्रांति के बारे में इन्फोग्राफिक के हिसाब से समझा। अब आगे देखते हैं हरित क्रांति से संबंधित प्रत्येक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में हुआ एक ऐतिहासिक और बड़ी तकनीकी बदलाव है, जिसके तहत उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे क्रमानुसार निम्नलिखित पहलुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। वैश्विक उद्गम और पृष्ठभूमि। शुरुआत और जनक हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में किए गए शोध कार्यों से नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक सफलता की बात करें, मेक्सिको में उच्च उपज देने वाले आनुवंशिक रूप से परिवर्तित नाटे किस्मों के गेहूं के बीजों HYV बीजों का विकास किया गया। अभूतपूर्व वैज्ञानिक कार्य के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। हरित क्रांति शब्द इस बदलाव को हरित क्रांति नाम से सबसे पहले 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका विकास एजेंसी USAID के तत्कालीन निदेशक विलियम गॉड द्वारा दिया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति सबसे पहले 1968 में संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के तत्कालीन निदेशक विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। हरित क्रांति शब्द भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि और प्रयोग। भारत में हरित क्रांति की क्या पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार प्रयोग किया गया हरित क्रांति का? खाद्य संकट। आजादी के बाद भारत तीव्र जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न की भीषण कमी का सामना कर रहा था। इससे पहले 1943 के बंगाल अकाल में लगभग 4 मिलियन भूख से लोग मरे थे। भारत को खाद्यान्न आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। गहन कृषि जिला कार्यक्रम। भारत सरकार ने 1960 में प्रयोग के तौर पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रायोगिक जिले इस कार्यक्रम के तहत 7 राज्यों के 7 जिलों में नए बीजों और तकनीकों को आजमाकर देखा गया था। तंजावुर तमिलनाडु, पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश, सावात बिहार, रायपुर जिला MP, लुधियाना जिला पंजाब, अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश और पाली जिला राजस्थान। यह तत्कालीन जिले थे। 1960 के दशक में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सभी 7 जिलों में हरित क्रांति के प्रयोग किया गया था। औपचारिक शुरुआत 1967-68। प्रायोगिक परीक्षण सफल होने के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1966 में भारत में औपचारिक रूप से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में औपचारिक रूप से हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 में। भारतीय जनक भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के माध्यम से उच्च उत्पादकता वाले बीजों के उपयोग पर जोर दिया था। जन्मस्थली की बात करें, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। पंतनगर उत्तराखंड को, क्योंकि यहाँ के गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार इन बीजों का प्रयोग किया गया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। यह आपको फैक्ट याद रखना है। हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य। हरित क्रांति को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अल्पकालिक उद्देश्य भुखमरी और भीषण खाद्यान्न संकट को दूर करना, यह अल्पकालिक उद्देश्य था, और तथा देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। दीर्घकालिक उद्देश्य की बात करें
कृषि का आधुनिकीकरण करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना यह दीर्घकालिक उद्देश्य था। रोजगार सृजन की बात करें, कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है हरित क्रांति के मूल तत्व और विशेषताएं। उच्च उपज देने वाले बीज HYV सीड्स। हाइब्रिड बीजों हाइब्रिड बीजों विशेषकर गेहूं और चावल का उपयोग किया गया हरित क्रांति में, जो अधिक पैदावार देते थे। आधुनिक सिंचाई प्रणालियों की बात करें, बरसात पर निर्भरता कम करने के लिए नहरों, बांधों और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई का व्यापक विस्तार किया गया। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, फसलों की उपज बढ़ाने और कीड़ों की रक्षा के लिए रासायनिक खादों जैसे यूरिया, DAP और कीटनाशकों का सघन प्रयोग शुरू हुआ। कृषि का यंत्रीकरण, पारंपरिक हलों के स्थान पर ट्रैक्टर, थ्रेसर, कल्टीवेटर और हार्वेस्टर जैसी आधुनिक मशीनों का प्रयोग बढ़ा। आधुनिक पद्धतियों की बात करें, बहुफसली कार्यक्रम, एक साल में एक से अधिक फसल उगाना, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन जैसी प्रणालियां अपनाई गई। सहायक नीतियां, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की शुरुआत की गई। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई। 1965 में बफर स्टॉक खरीदा गया तथा किसानों को रियायती दरों पर कर्ज KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरुआत की गई KCC की और सब्सिडी भी प्रदान की गई। नेक्स्ट है सकारात्मक प्रभाव और उपलब्धियां। हरित क्रांति का क्या सकारात्मक प्रभाव रहा और इसकी क्या उपलब्धियां रही, इन पर चर्चा करते हैं। फसल उत्पादन और आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई। भारत खाद्यान्न आयात करने वाले देश से बदलकर एक आत्मनिर्भर और खाद्यान्न निर्यातक देश बन गया। गेहूं क्रांति, हालांकि चावल और गेहूं दोनों का उत्पादन बढ़ा, पर सबसे बड़ी सफलता गेहूं के क्षेत्र में मिली। 1967-68 से 2003 और 2004 के बीच में गेहूं की पैदावार में 3 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई थी। किसानों की समृद्धि, फसलों की बंपर पैदावार से किसानों की आय में वृद्धि हुई। बड़े किसानों ने अधिशेष आय का पुनर्निवेश किया, जिससे पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला। औद्योगिक और आर्थिक लाभ, कृषि यंत्रों और रसायनों की मांग बढ़ने से औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के भी अवसर बढ़े थे। नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां। हरित क्रांति का कृषि पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्या चुनौतियां रहीं, इन पर चर्चा करते हैं। नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां। सीमित फसली कवरेज, हरित क्रांति का लाभ केवल 5 मुख्य फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक सीमित रहा। कपास, जूट, चाय, गन्ना जैसी व्यावसायिक फसलें और दलहन व तिलहन इसके दायरे से बाहर जा रहे थे। हरित क्रांति में केवल 5 मुख्य फसलों को लाभ मिला था, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, जबकि कपास कपास, जूट, चाय, गन्ना जो कि व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत आती हैं, साथ ही दलहन व तिलहन की फसलों को भी दायरे से इन्हें नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था इनके उत्पादन पर। क्षेत्रीय असमानता की बात करें, इसका लाभ देश के केवल 40% फसली क्षेत्र को मिला, जबकि 60% क्षेत्र अछूता रहा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित क्षेत्र ही अत्यधिक समृद्ध हुए, जबकि पूर्वी राज्य असम, बिहार, उड़ीसा शुष्क क्षेत्र पिछड़ रहे थे। क्षेत्रीय असमानता का हरित क्रांति से प्रभाव अधिक पड़ रहा था, क्योंकि 60% क्षेत्र ऐसे थे जो कि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। 40% क्षेत्र ही हरित क्रांति का लाभ मिल रहा था, केवल 40% क्षेत्र को ही। पर्यावरणीय और मृदा क्षति की बात करें, रासायनिक खादों के अत्यधिक और अवैज्ञानिक छिड़काव से मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता, जो कि pH स्तर पर मापी जाती है, बिगड़ी। पोषक तत्वों की कमी हुई, मिट्टी अनउपजाऊ होने लगी। जल स्तर में भी गिरावट दर्ज की गई। सघन सिंचाई और पानी की अत्यधिक खपत वाली फसलों जैसे धान, गन्ना के कारण भूजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे चला गया, विशेष रूप से पंजाब में। स्वास्थ्य पर भी असर दिखा। रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण पंजाब और हरियाणा
पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में कैंसर, किडनी फेल होना, जन्म दोष जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने लगी। बेरोजगारी में भी वृद्धि दर्ज की गई। अत्यधिक मशीनीकरण, ट्रैक्टर, कंबाइन के उपयोग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब खेतिहर मजदूरों के बीच बेरोजगारी बढ़ी। नेक्स्ट है भविष्य का मार्ग, सदाबहार क्रांति। हरित क्रांति के गंभीर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति का आह्वान किया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। सदाबहार क्रांति का मुख्य विचार यह है, उत्पादकता में वृद्धि केवल ऐसी तकनीकों से होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हों, आर्थिक रूप से व्यवहार और टिकाऊ हों, सामाजिक रूप से न्याय संगत हों। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक विकास प्रदान करने के लिए हरित क्रांति कृषि योजना शुरू की गई, जिसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसे 11 महत्वपूर्ण उप मिशन शामिल थे। चलिए, इस वीडियो में हमने थ्योरी सेक्शन के साथ साथ एमसीक्यूज और प्लस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी पैट और साथ ही सभी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे माना जाता है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व स्तर पर अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने मेक्सिको में उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्मों का विकास किया था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया और उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम एस स्वामीनाथन ने किया। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम गॉड के द्वारा। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले प्रयोग वर्ष 1968 में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के तत्कालीन निदेशक विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च उपज देने वाले बीजों के विकास के लिए नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी, 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाले बीजों के विकास के प्रयोग के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों HYV बीजों के विकास और शोध कार्यों के लिए 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल का शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1970 में। नेक्स्ट है, भारत में प्रायोगिक प्रैक्टिकल तौर पर वर्ष 1960 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसे हरित क्रांति का आधार माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सघन कृषि जिला कार्यक्रम। भारत सरकार ने बीजों की उपयोगिता का परीक्षण करने के लिए प्रयोग के तौर पर वर्ष 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP शुरू किया था। नेक्स्ट है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP भारत के कितने राज्यों के कितने जिलों में प्रायोगिक परीक्षण के
तौर पर शुरू किया गया था। ये सभी प्रश्न, ये फैक्ट हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किए हैं। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 राज्यों के 7 जिलों में। इस कार्यक्रम के परीक्षण के लिए भारत के 7 अलग-अलग राज्यों में 7 जिलों में चुना गया था, 7 जिलों को चुना गया था, जहां इन उन्नत बीजों को बोकर देखा गया था। नेक्स्ट है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चयनित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ जिला। नेक्स्ट है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1960 में। नेक्स्ट है, भारत में औपचारिक ऑफिशियली रूप से हरित क्रांति की शुरुआत किस अवधि वर्ष में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966-67 में। प्रायोगिक सफलता के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय वर्ष 1966-67 में पूरे देश में औपचारिक रूप से हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के तकनीकी सुधारों में प्रयुक्त मुख्य घटक HYV बीज का पूरा नाम क्या है? से आंसर है ऑप्शन ए, हाई यील्डिंग वेराइटी। HYV बीज का मुख्य पूरा नाम हाई यील्डिंग वेराइटी है। हाई यील्डिंग वेराइटी उच्च उपज देने वाली किस्म है। ये बीज अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन करने में सक्षम थी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली किस स्थान को माना जाता है? से आंसर है ऑप्शन सी, पंतनगर उत्तराखंड को। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है, क्योंकि यहाँ के गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल के लिए सबसे अधिक सफल सिद्ध हुई, जिसके कारण यहाँ से गेहूं क्रांति भी कहा जाता है? से आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं के उत्पादन के लिए। यद्यपि गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन बढ़ा, परंतु सबसे बम्पर पैदावार गेहूं की हुई। 1967-68 से 2003 और 2004 के बीच गेहूं का उत्पादन 3 गुना बढ़ा, जिसके कारण इसे प्रायः गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विकास में क्या विसंगति उत्पन्न हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही अधिक समृद्ध हुए थे। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव देश के केवल 40% फसली क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ा था, जबकि 60% क्षेत्र इससे अछूता रह गया था, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक असमानता बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के गंभीर पर्यावरण दुष्प्रभावों को देखते हुए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किस नई क्रांति की आवश्यकता का आह्वान किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का। प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों से बचने और दीर्घकालिक आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति की वकालत की, जिसके तहत पारिस्थितिकी के साथ सामंजस्य बिठाकर खेती की जाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक विकास प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।